आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री शांतमनु जी, स्कूली शिक्षा के सेक्रेटरी श्री रामनिवास शर्मा जी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर श्री जी एन निट्टू, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू श्री नसीम चौधरी, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षा विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी प्रधानाचार्य, सभी शिक्षक, आमंत्रित अतिथिगण, बच्चों, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। शिक्षक दिवस की भारतवर्ष के पूर्व राष्ट्रपति महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन भी मैं करता हूं और सभी गुरुजनों को, टीचर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जिन शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है, उनको हृदय से बधाई देना चाहता हूं और स्कूली शिक्षा विभाग की सराहना करता हूं कि कुछ नई कैटेगरीज भी, भाषा, योगा और ऐसे लोग जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, इनको सम्मानित करके एक नई परंपरा स्कूल शिक्षा विभाग ने जम्मू कश्मीर में शुरू की है। ये पहल निश्चित रूप से सराहनीय है। हमारे यहाँ कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अगर गुरु और भगवान दोनों सामने हैं तो किसको प्रणाम पहले किया जाए? तो स्वयं ईश्वर ने ही कहा कि पहले गुरु को प्रणाम करो, फिर ईश्वर को प्रणाम करने की बात आएगी। मैं यहाँ उपस्थित नहीं हैं, दिल्ली में जम्मू कश्मीर के शिक्षक श्री कुलदीप गुप्ता, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार आज मिल रहा है, उनको भी अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, इस वर्ष जब हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं, तब तीव्र गति से हो रहे वैश्विक परिवर्तनों के बीच एक बड़ी चिंता उभर के सामने आई है, खास तौर से जम्मू कश्मीर की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। वो क्लाइमेट चेंज की चिंता है और उसकी वजह से बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं को लेकर जो परिस्थितियां पिछले 10 दिनों में जम्मू कश्मीर में पैदा हुई हैं, उसने सबको विचलित किया है। अगस्त का महीना जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था। विशेष रूप से जम्मू संभाग बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा और संभाग के लगभग सभी 10 जिलों में एक के बाद एक अनेक प्राकृतिक आपदाएं आईं, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। अनेक नागरिक प्राकृतिक हादसे के शिकार हो गए, लोगों की संपत्ति का बड़ा भारी नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हुआ है और कई दिनों तक जीवन पूरी तरह थम गया था। ऐसे जो लोग दिवंगत हुए, उनकी पुण्य स्मृति को मैं प्रणाम करता हूँ। ये मंजर देश के बाकी हिस्सों में भी देखने को मिला है, आप सब पढ़ भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। विशेष रूप से हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन रीजन के कई राज्यों को भीषण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। आम जनजीवन पुनः व्यवस्थित हो, लोगों का सही तरीके से पुनर्वास हो सके, इसके लिए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक आपदा की वजह से उपजी स्थिति का जायजा लेने के लिए भारत के गृह मंत्री अभी पिछले दिनों जम्मू आए थे और उन्होंने आश्वस्त किया कि आपदा से प्रभावित परिवारों के रिहेबिलिटेशन के लिए पूरी शिद्दत से प्रयास किए जाएंगे। जो डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है, उसके असेसमेंट के लिए 3 तारीख को भारत के गृह सचिव की अध्यक्षता में
इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी की मीटिंग भी हो चुकी है। भारत सरकार का लक्ष्य केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिहेबिलिटेट करना नहीं है, बल्कि सामान्य जीवन भी फिर से सही ढंग से पटरी पर आ सके, इसका भी प्रयत्न होगा। ये प्राकृतिक आपदाएं मित्रों हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रही हैं। आखिर इनकी संख्या और इनकी तीव्रता इतनी कैसे बढ़ गई? जब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बाकी आसपास के दिल्ली, पंजाब जैसे राज्य प्रकृति की विभीषिका झेल रहे थे, तो दुनिया की तरफ अगर आप निगाह ले जाएंगे तो विश्व के अनेक हिस्सों में भी तबाही की खबरें आ रही थीं। अमेरिका में इसी वर्ष अभी तक 81 प्राकृतिक आपदाएं रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें मोटे तौर पर एक अनुमान लगाया गया है कि 182 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। यूरोप का डेटा इस साल का उपलब्ध नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर 2024 का जो डेटा उपलब्ध है उसके अनुसार इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से लगभग 45 बिलियन डॉलर का नुकसान वहाँ भी हुआ है। ये इस बात का संकेत है कि समय के साथ आपदा की घटनाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अभी तक के अध्ययन स्टडी के मुताबिक पिछले 50 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं में लगभग 5 गुना वृद्धि हो गई है पहले की तुलना में। अगर आज दुनिया भर के आंकड़े का औसत निकाला जाए तो प्रतिवर्ष पूरे दुनिया में 6800 प्राकृतिक आपदाओं का सामना दुनिया के लोगों को करना पड़ रहा है, यानी लगभग 567 प्राकृतिक आपदाएं प्रतिदिन विश्व की मानवता को प्रभावित कर रही हैं और इन आपदाओं में 42% फ्लैश फ्लड ये रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले वर्ष अगर पूरी दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं में हुए नुकसान का केवल अनुमान अगर हम करें तो 2024 में कुल नुकसान 320 बिलियन डॉलर का हुआ है। 15,000 से ज़्यादा नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं आंकड़े आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो उपस्थित पीढ़ी है जिसके कंधों पर प्रकृति और विकास, नेचर एंड डेवलपमेंट के बीच संतुलन बनाए रखने का जो जिम्मा है, उसके बारे में आप विचार करिए, सोचिए और कैसे इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है, इसकी एक रणनीति वैज्ञानिक तो बनाएंगे ही, शिक्षकों से समाज की, राष्ट्र की एक अपेक्षा है और उस अपेक्षा पर आप आगे बढ़िए, ऐसा मेरा अनुरोध है। एक तरफ हम अनप्रेडिक्टेड फ्यूचर की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारा लर्निंग और वर्किंग स्पेस प्रतिदिन बदल रहा है। दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम और सोशल नॉर्म को भी पूरी तरह से बदल रही है। प्रकृति का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर अभी तक 1.1 सेंटीग्रेड बढ़ गया है। ऐसे में दो बड़े फेमस स्टेटमेंट, दो वक्तव्य मुझे याद आ रहे हैं एंड आई वुड लाइक टू कोट। 1963 में लियोन मैगिन्सन ने एक बात कही कि परिवर्तन के दौर में अक्सर सबसे मजबूत और सबसे बुद्धिमान प्रजाति भी जीवित नहीं रह पाती है, बल्कि जीवित रहने वाली प्रजाति वह होती है जो बदलते परिवेश के साथ सबसे बेहतर ढंग से अनुकूलन और समायोजन करने में सक्षम होती है। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा वक्तव्य 2016 में एक राइटर हैं जॉर्ज हॉफमैन, उन्होंने दिया और कहा उन्होंने कि हम ऐसी स्थिति में हैं जहां लोग अब दुनिया को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि
ये बदल बहुत तेज गति से हो रही है। मित्रों, मैं मानता हूं कि इन दो वक्तव्यों के आधार पर आज मैं कह सकता हूं कि हमारी नई पीढ़ी के सामने आज दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें जहां प्राकृतिक परिवेश में हो रहे बदलाव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, दूसरी तरफ तेज गति से हो रहे वैश्विक परिवर्तन में भारत को कैसे हम सर्वोच्च स्थान दिला सकें, इसके लिए कोशिश भी करनी है। एक पुरानी कहावत है हमारे यहाँ, गॉड ऑलवेज फॉरगिव्स, गॉड ऑलवेज फॉरगिव्स, मैन ऑफन फॉरगिव्स, नेचर नेवर फॉरगिव्स। और इसलिए जो नई जनरेशन हमारी है उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर निश्चित रूप से ध्यान केंद्रित करना होगा। और उसके लिए आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें, ताकि हम हजारों वर्ष पुरानी प्रकृति के साथ जिस सामंजस्य से जीने के हम आदी थे, उस परंपरा को कैसे हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। नई पीढ़ी को इस परंपरा के साथ जीना और इस परंपरा का प्रसार करना, ये दोनों जिम्मा उठाना होगा। हजारों वर्ष पूर्व हमारे यहाँ अथर्ववेद में हमारे पूर्वजों ने जो प्रार्थना की, उसमें कहा, पहाड़, पेड़ और पौधों से संपन्न यह पृथ्वी केवल भारत का नहीं, समस्त मानवता और उसकी संपूर्ण विविधता का इस तरह पोषण करे जिससे वे एक दूसरे के विकास में सहायक बनकर पूर्ण तादात्म्य से समृद्धि की ओर बढ़ सकें। मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों से, सभी प्रधानाचार्यों से, प्रिंसिपल से मैं आग्रह करूंगा कि वो मानवता के भविष्य को नया रूप देने के लिए, इन आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए खुद अपने कंधों पर जिम्मा उठावें और क्लासरूम तथा फील्ड वर्क में क्लाइमेट चेंज एक अनिवार्य सब्जेक्ट बने, इसे निश्चित रूप से पढ़ाया जाए, इसकी व्यवस्था शासन स्तर पर हो, ये मेरा एक सुझाव होगा। चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, मैं दोनों ACS हायर एजुकेशन और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन से अपेक्षा करूंगा कि परिवर्तन के साथ साथ फील्ड एक्सपीरियंस के लिए स्टूडेंट्स को ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव कार्यक्रम चला करके जोड़ने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं बात टेक्नोलॉजी की कर रहा था। जिस गति से टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसकी वजह से भी पूरे शिक्षण पद्धति में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। क्लासरूम और टीचर्स को लेकर भी एक नई सोच और एक नई चुनौती हमको दिखाई पड़ती है। और इसलिए आज शिक्षक दिवस का कार्यक्रम मुझे लगता है उत्सव से ज़्यादा आज आत्मचिंतन का दिन है। और मैं मानता हूँ कि मानव सभ्यता के इतिहास में पहली बार मनुष्य और मशीन के बीच किए जा रहे तुलनात्मक अध्ययन में सबसे संवेदनशील प्रभाव वो क्लासरूम्स पर और टीचिंग प्रोफेशन पर दिखाई पड़ रहा है। हाल के वर्षों की घटनाओं में 4 घटनाएं मुझे स्मरण आ रही हैं, जिन्हें मैं माइलस्टोन के रूप में देखता हूं और उसे आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहली घटना 1997 की है, जब IBM के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज के चैंपियन गैरी कास्परोव को शतरंज में हरा दिया था। उसके पश्चात 1998 में गूगल का सर्च इंजन लॉन्च हुआ और बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में उपलब्ध रिसर्च मटेरियल एक छोटे से कंप्यूटर में सिमटा दिया उसने। वैसे ही 2011 में क्विज शो आयोजित हुआ, जिसमें IBM के वाटसन नाम के कंप्यूटर सिस्टम ने एक ब्रिलियंट इंसानी ह्यूमन चैंपियंस को कुछ मिनटों में हरा दिया।
और वैसे ही 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल जीपीटी ने एमबीए और लॉ की परीक्षा स्वयं पास कर ली, उसमें दूसरे को बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं समझता हूँ कि पिछले 28 वर्षों में ये 4 अलग अलग ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने हमें चेतावनी दी है, हमें आगाह किया है कि टेक्नोलॉजी में जो बदलाव हो रहा है उससे सबसे ज़्यादा प्रभाव क्लासरूम और टीचिंग पर पड़ने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स, मशीन लर्निंग ने इंडस्ट्री और एजुकेशन को एक नया आकार देने का काम किया है। टीचर्स के सामने आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर कोडिंग से तैयार किए गए टूल्स के पास सारी जानकारी उपलब्ध है तो फिर टीचर का रोल क्या होगा। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के पास टीचर से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, वैरायटी ऑफ नॉलेज उपलब्ध है तो क्या यह टूल टीचर्स की जगह ले लेगा। ऐसे कुछ सवाल मैं 2 दिन से सोच रहा था और इसलिए मैंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से कल सवाल किया कि एजुकेशन सेक्टर में तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी सामर्थ्य है क्या। उस टूल का जवाब जो था, उसने कहा कि मेरे पास हर सवाल का उत्तर है, मेरे पास ज्ञान का भंडार है, एनालिसिस की असीम क्षमता है मेरे पास, और आपकी कल्पना के मुताबिक इमेज जनरेशन के अलावा 10 सेकंड में मैं पेंटिंग भी बना के दे सकता हूँ। मैंने यस क्लिक किया और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ने 10 सेकंड में 2 पेंटिंग बना करके मुझे वापस कर दिया। ये घटना मुझे ही नहीं हैरान कर रही होगी, आप सबको हैरान करेगी। इससे टेक्नोलॉजी में आए रिवॉल्यूशन का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, लिटरेचर हो, हिस्ट्री हो, अगर इनको पढ़ा भी सकते हैं, तब ऐसी स्थिति में टीचर्स को, पूरे एजुकेशन सिस्टम को कैसे रीइमेजिन किया जा सकता है, इस पर विचार करने की आज महती आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स के पास इंफॉर्मेशन का इतना बड़ा भंडार है, उसके पास रियल टाइम रिसर्च की इतनी बड़ी क्षमता है कि जब तक टीचर लाइब्रेरी में जाकर या इंटरनेट के जरिए किसी विषय पर गहन जानकारी हासिल करेंगे, तब तक ये जो टूल है पूरी एनालिसिस के साथ रिसर्च भी सामने रख सकता है। अब आपको आत्मचिंतन करना होगा और आत्मचिंतन करके निर्णय लेना होगा कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, क्योंकि इससे तो आप अपनी तुलना नहीं कर सकते, इसके मुकाबले आप खड़े भी नहीं हो सकते। आपकी वो एक्सपर्टीज़ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के पास नहीं है, वही आपके काम आने वाली है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आपसे इस संबंध में कुछ बातें और साझा करूंगा। एआई टूल्स पैटर्न और आंकड़ों पर जब आप ऑपरेट करते हैं, जबकि टीचर के पास किसी विशेष सब्जेक्ट की गहराई और अनुभव, ये दोनों होता है, ये बेसिक डिफरेंस हमें समझने की ज़रूरत है। एआई टूल्स कोडिंग पर निर्भर हैं, जबकि टीचर्स के पास नेचुरल इंस्टिंक्ट है। टीचर्स और एआई टूल्स की तुलना सिर्फ अनुभव बनाम आंकड़े की तुलना नहीं है, बल्कि यह क्लासरूम में आंकड़े और वास्तविक दुनिया के व्यवहार और अनुभव, इंफॉर्मेशन और विजडम की तुलना है। बच्चों को एजुकेशन का जीवंत अनुभव ये टूल्स नहीं दे सकते, ये टीचर, शिक्षक ही दे सकते हैं। ये एआई टूल्स के बस की बात नहीं है। एआई टूल्स पैटर्न और आंकड़ों के माध्यम से
स्टूडेंट्स को परीक्षा में पास होने लायक जानकारी तो दे सकते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट की रुचि, उसके पैशन, उसके इमोशन, उसको तो क्लासरूम में टीचर ही समझ सकता है और उन बच्चों में मानवीय संवेदना पैदा कर सकता है। सिर्फ ज्ञान का भंडार एकत्र करने और स्पीड के साथ उस ज्ञान का विश्लेषण करने में एआई टूल्स को टीचर नहीं हरा सकते, क्योंकि कोडिंग द्वारा उसके पास एक यूनिक अद्भुत पावर है, लेकिन वास्तविक दुनिया के अनुभव के मामले में वह टीचर से बहुत पीछे होगा। ये हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक टीचर की सबसे ख़ास बात यह है कि टीचर क्लास में मानवीय स्पर्श लेकर के आता है। टीचर और स्टूडेंट के बीच एक अनोखा रिश्ता होता है, जो माँ बाप और ईश्वर के रिश्ते से भी ऊपर होता है। एआई टूल्स किसी स्टूडेंट को जानकारी तो दे सकता है, लेकिन उसे प्रेरित नहीं कर सकता है, इंस्पायर नहीं कर सकता है। यह काम केवल और केवल एक गुरु, एक टीचर, एक शिक्षक कर सकता है। अगर क्लासरूम में कोई स्टूडेंट इमोशनली डिस्टर्ब है, तब उसे एक टीचर ही गले लगाकर सहारा दे सकता है। ये टेक्नोलॉजी यहाँ काम नहीं आएगी। एआई टूल्स के बस की बात है ही नहीं, और इसलिए मैं मानता हूँ कि आपके पास जो एक्सपर्टीज़ है वो एआई टूल्स के पास नहीं है, टेक्नोलॉजी के पास नहीं है। ये सही समय है जब हम उसी के अनुरूप पूरे एजुकेशन सिस्टम को रीइमेजिन करें। अभी मेरे पूर्व सचिव स्कूल एजुकेशन, एसीएस हायर एजुकेशन ने एनईपी 2020 की बात करी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। मैं मानता हूं कि सदी का नई पीढ़ी को सबसे अनुपम उपहार यही है। पूरी दुनिया में नॉलेज इकॉनमी की बात अब हो रही है। जब दुनिया को नॉलेज इकॉनमी के बारे में कुछ पता नहीं था, तब मैं समझता हूं कि हमारे पूर्वज नॉलेज इकॉनमी दुनिया से बेहतर जानते थे, और ये एनईपी में संभावना है कि फिर से भारत को दुनिया में सर्वोच्च स्थान दिला सकती है। और इसलिए मैं सभी टीचर्स से अनुरोध करूंगा कि आप स्टूडेंट्स के भीतर इंफॉर्मेशन भरना बंद कर दीजिए। ये काम आपसे बेहतर ये टेक्नोलॉजी के टूल्स कर देंगे। आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने एक्सपीरियंस, अनुभव, अपने विजडम्स, इससे स्टूडेंट्स में जो बात शर्मा जी कह रहे थे, लाइफ स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, साइंटिफिक टेम्पर, क्यूरियोसिटी, ये बच्चे में हम कैसे पैदा करें, इसमें ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आपको टीम वर्क और दृढ़ता जैसे मूल्य स्टूडेंट्स को सिखाने की ज़रूरत है। एआई टूल्स स्टूडेंट्स को पेशेंस की, धैर्य की परिभाषा तो बता सकता है, लेकिन बच्चे को धैर्य तो केवल टीचर ही सिखा सकता है। और इसलिए आज मैं एक और आग्रह करना चाहूँगा, आप सभी सम्मानित टीचर्स, जब टीचिंग की पुरानी परिभाषा को अब बदल देने की आवश्यकता है। टीचिंग का मतलब सिर्फ सिलेबस और किताब में भरे ज्ञान को स्टूडेंट्स के दिमाग में ट्रांसफ़र करना ये नहीं है। टीचिंग का काम एक जौहरी का है। टीचिंग का मतलब है जो अनगढ़ हीरा आपको बच्चे के रूप में मिला है, उसे कैसे आप अच्छा गढ़ पाते हैं, कैसी पॉलिश आप करते हैं कि उसका व्यक्तित्व चमकने लगे, उसे आग से गुजार कर सोना बनाना, ये आपका दायित्व है। टीचिंग का मतलब सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि टीचिंग का असली मतलब है स्टूडेंट्स के साथ
कनेक्ट हो जाइए, कनेक्शन स्थापित करिए और अपने एक्सपीरियंस से उसको प्रेरित करिए, ताकि उसमें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी जैसे स्किल्स आप पैदा कर सकें। टीचर्स की जिम्मेदारी है, सपने की बात अभी शर्मा जी कह रहे थे, कि स्टूडेंट्स को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करें, उनके चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग पर ध्यान केंद्रित करें। साइंस के साथ उनके अंदर संस्कार कैसे आवें, इसमें अपना ध्यान केंद्रित करें और उस यूनिक पर्सनैलिटी को जो बच्चे के अंदर है विकसित करने में मदद करें। टीचिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि एक स्टूडेंट संपूर्ण रूप से जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आपके द्वारा तैयार किया जा सके, उसका व्यक्तित्व तेज गति से हो रहे परिवर्तन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, इसमें आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता है। आज आप सभी से मेरा एक और आग्रह है, टीचर्स को टेक्नोलॉजी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, बल्कि स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जाए ये सोचने की ज़रूरत है। मैंने एआई टूल्स और टीचर्स की तुलना इसलिए की कि आप अपने विशेष गुणों को पहचान सकें, समझ सकें, आत्मचिंतन कर सकें और टेक्नोलॉजी को अपना कंपटीटर नहीं बल्कि उसे अपना असिस्टेंट बना करके स्टूडेंट के सवालों का उत्तर दें। रियल टाइम रिसर्च में एआई टूल्स की मदद जरूर लीजिए, लेकिन आपका काम वहीं तक सीमित नहीं है। मुझे विश्वास है कि टेक्नोलॉजी क्लासरूम में एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह एजुकेशन सिस्टम को और सुदृढ़ बनाएगी और हम फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स अच्छे ढंग से तैयार कर सकेंगे। भारत को नॉलेज इकॉनमी बनाने के लिए हमें प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। बड़े धैर्य के साथ हमें क्वालिटी, डिमांड ड्रिवन स्किल, लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल बच्चों में डेवलप करना होगा। हमें सिर्फ नंबर्स पर आधारित गोल्ड मेडलिस्ट नहीं, बल्कि इनोवेशन, नई सोच, नए विचार पर आधारित गोल्ड मेडल सिस्टम स्थापित करना होगा। स्टूडेंट्स में रिस्क लेने की क्षमता को भी हमें पुरस्कृत करने की आदत डालनी होगी और इसलिए मैं स्कूल एजुकेशन तथा हायर एजुकेशन दोनों डिपार्टमेंट से आग्रह करूंगा कि पुरस्कारों में गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के अलावा ऐसे पुरस्कार के बारे में भी सोचिए कि उस वर्ष हर स्टूडेंट को दिया जाए जिसने धारा के विपरीत चलकर कुछ नया करने, नया इन्वेंट करने या नया क्रिएट करने का साहस दिखाने का जज्बा दिखाया। इससे मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी के सभी बच्चों को निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी। मैं यहाँ उपस्थित स्टूडेंट्स से भी 2-3 बातें कहना चाहूँगा। आपके सचिव महोदय ने कहा कि बड़े सपने देखें। अब निश्चित रूप से देखिए, केवल सपने मत देखिए, अपने आप पर विश्वास भी करिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए ध्यान और दृढ़ता के साथ कड़ी मेहनत, क्योंकि केवल सपने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा सकते, कड़ी मेहनत करिए। दूसरी बात, आप अपने जीवन में संतोष शब्द अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए। आप सेटिस्फाई हो गए हैं, इसको सदा सदा के लिए निकाल दीजिए। कुछ नया करने की आग तब पैदा होती है जब हम बराबर अनसेटिस्फाइड रहते हैं। तीसरी बात, चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे हराने का दृढ़ संकल्प हमारे मन में बराबर होना चाहिए। एक पुरानी कहानी है, मैं बड़े संक्षेप में उसे आपको सुनाना चाहूँगा। एक बड़ा छोटा राज्य था, प्राचीन काल की बात है। पड़ोस का एक राज्य बहुत बड़ा था। तो छोटे राज्य के राजा को सूचना मिली
कि जो बड़ा राज्य है, बड़े राजा हैं, वो हमारे देश पर आक्रमण करने वाले हैं। राजा बहुत चिंतित हुए, घबरा गए, अपने सेनापति को बुलाया, सलाह की क्या करना चाहिए। सेनापति बड़ा घबराया हुआ था, कहा कि साहब हम उनसे नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है और हार हमारी निश्चित है। और ये कहते हुए सेनापति ने तलवार जमीन पर रख दी। राजा बड़ा परेशान था, घबरा गया कि अब तो हार निश्चित है। उसको बचपन में एक टीचर ने, एक शिक्षक ने पढ़ाया था, तो उसे ध्यान आया कि चलते हैं, हमारी शंका का समाधान जब मैं विद्यार्थी था तो वही हमारे टीचर करते थे। उन्हीं के पास भागा भागा पहुंचा जिस टीचर ने बचपन में पढ़ाया था। राजा ने पूरी बात तफसील से अपने टीचर को बताई। टीचर वृद्ध हो गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजा का प्रश्न सुना तो कहा कि मेरे पास इसका समाधान है। तो राजा ने कहा कि क्या समाधान है? तो उन्होंने कहा दो काम करो, एक तो अपने सेनापति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, और दूसरा मुझे अपना सेनापति घोषित कर दो। राजा बहुत परेशान हुआ, घबरा गया कि वृद्ध आदमी 90 साल का, जिंदगी भर बच्चों को पढ़ाया, ये कह रहा है कि सेनापति बना दो, कभी जीवन में तलवार देखी नहीं, ये लड़ेगा क्या? ये तो बराबर कलम पकड़ता था, तलवार से तो इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। लेकिन राजा को बड़ा भरोसा था क्योंकि वो उसके आदर्श शिक्षक थे, आदर्श गुरु थे। तो जो टीचर ने कहा राजा ने वही किया, सेनापति को अरेस्ट किया और टीचर को सेनापति घोषित कर दिया। पहुंचा, सेना के जवानों को इकट्ठा किया और कहा कि अब चलना है युद्ध के मैदान में और विजय हमारी सुनिश्चित है। छोटी सेना लेकर के बढ़ा युद्ध के मैदान की ओर। रास्ते में थोड़ी दूर पर एक मंदिर पड़ा, तो सेना के जवानों से कहा कि थोड़ी देर आप लोग रुक जाइए, मैं ज़रा ईश्वर की प्रार्थना करके 2 मिनट में आता हूँ, फिर हम लोग आगे चलेंगे। प्रार्थना करके आया तो कहा कि ईश्वर ने मुझसे एक बात कही है, मेरे हाथ में एक सिक्का है, ये सिक्का मैं उछालता हूँ, अगर हेड गिरा तो हमारी विजय सुनिश्चित है और अगर हेड नहीं गिरा तो हमारी हार सुनिश्चित है। सिक्का उछाला उस टीचर ने, माने सेनापति ने, टीचर से बने हुए सेनापति ने, और वो हेड ही गिरा। तब उसने सैनिकों से कहा कि देखो अब जीत हमारी पक्की है और ये ईश्वर की भाषा है। उन सबों ने कहा हमें तो ईश्वर की भाषा नहीं आती। कहा कि वो मैं जानता हूँ, उन्होंने मुझे बता दिया है, तुम लोग हारना चाहोगे तो भी नहीं हारोगे, जीत हमारी ही है। तो बड़ी छोटी सेना गई और इस आत्मविश्वास के कारण युद्ध जीत करके वो वापस आ गई। तो राजा ने कहा कि रहस्य क्या है, अपने टीचर से पूछा। तो उन्होंने कहा कि जो सिक्का मैंने रखा था दोनों तरफ हेड ही था, उसमें टेल था ही नहीं, तो इसलिए कोई संभावना नहीं थी। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि दृढ़ संकल्प के साथ बड़े से बड़ी चुनौती पर भी विजय पाई जा सकती है। जिस तरह से सेना ने नियत कर्म और जीत के लक्ष्य पर विश्वास के साथ ध्यान दिया था, वो काम आपको भी करना है। हम जीत इसलिए गए कि जीत की सोच पैदा हो गई, उस युद्ध में जीत इसलिए हुई, मन में ये विचार गहरा हो गया कि हम हार नहीं सकते। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सभी टीचर्स, सभी प्रिंसिपल्स, सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि मन में अगर शिखर प्राप्त करने का विचार हमारा गहरा हो तो आपके बड़े से बड़े संकल्प और सपने जरूर पूरे होंगे। जरूरत है इस पर आगे बढ़ने की। मैं फिर से एक बार आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरा एक आग्रह होगा, देश के दूसरे राज्यों में जिन शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है,
आप देखिए दूसरे राज्यों में उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। राज्य स्तर पर जिन शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है या पुरस्कृत किया गया है, उन्हें हम क्या दे सकते हैं, इस पर महीने भर में देश के बाकी राज्यों से तुलना करके एक प्रारूप बना सरकार को वो जल्द से जल्द शिक्षकों को बताना चाहिए। इतनी ही बात कह करके आप सबके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, और संचालक महोदय ने इतना शेर पढ़ा और कहा कि मैं भी पढ़ता हूँ, तो अंत में जो याद आया वही कह दूं कि कुछ और, तो 2 लाइन मैं भी कह देता हूँ कि जली है आग में जब जब भी शहर की सड़कें, जली है आग में जब जब भी शहर की सड़कें, मेरे ही पाँव के छालों ने कुछ नमी दी है, मेरे ही पाँव के छालों ने कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।